नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए तमिलनाडु दौरे पर गए गृह मंत्री तो ट्रेंड हुआ गो बैक अमित शाह। कश्मीर में विपक्ष के उम्मीदवारों को प्रचार नहीं करने दे रही सरकार। कामरा ने बोबडे पर की टिप्पणी, अवमानना का एक और केस चलेगा। विपक्ष को साथ लेकर एंटी मोदी फ्रंट के लिए हुंकार भरेंगे केसीआर। गूगल फेसबुक की इमरान को धमकी, नियम थोपे तो छोड़ देंगे पाकिस्तान। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन यह है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सच को बचाना होगा, और सच को बचाना है तो मीडिया को बचाना होगा। गोदी मीडिया के रहते स्वतंत्र पत्रकारिता का फलना फूलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप उसके साथ हैं, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारिता के उसूलों पर चलाए जा रहे सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, ये समर्थन, ये प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज तमिलनाडु पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। आज दिन भर उनके विरोध में ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों ने उनके विरोध में गो बैक अमित शाह ट्रेंड कराया। बता दें कि तमिलनाडु में आगामी चुनाव से पहले अमित शाह बीजेपी के लिए गठजोड़ बनाने गए हैं, लेकिन उनका ऐसा विरोध होगा इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं रहा होगा। हालांकि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी देखा गया था। वो जब भी तमिलनाडु गए हैं तो उनके खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट करके गो बैक मोदी ट्रेंड कराया था। मालूम हो कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ट्वीट करके बताया था कि कल तमिलनाडु में रहूंगा, वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करूंगा। तो अमित शाह का ये दौरा मुख्य रूप से चुनावी तैयारियों का दौरा है। वो विभिन्न दलों से टूटकर आए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे मोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि तमिलनाडु में बीजेपी पिछले कई सालों से हाथ पैर मारने के बावजूद कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाई है और दक्षिण के किले जो हैं वो भेदने में वो नाकाम रही है, सिवाय कर्नाटक के। तो अब ये कोशिश उसकी ये हो रही है, ये तमिलनाडु में चुनाव है तो वहाँ जैसे तैसे कुछ पैठ बनाई जाए, दूसरे दलों के कंधों पर सवार होकर AIADMK के साथ भी वो गठबंधन बनाने के प्रयास में है, शायद बन भी जाएगा। DMK के जो अध्यक्ष हैं स्टालिन, उनके भाई वो टूट कर आ रहे हैं, शायद ऐसी खबरें हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो बहुत तरीके से बीजेपी अपना जाल वहाँ फैला रही है अपने को मजबूत करने के लिए। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है और उसका एक विरोध का एक बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु की राजनीति जो है वो द्रविड़ राजनीति है। उसका अपना एक इतिहास है जिसमें जो सवर्ण जाति की पार्टियां मानी जाती हैं, जो अपर कास्ट खासतौर से ब्राह्मण बनिए की पार्टियां मानी जाती हैं, उनके लिए नकार रहा है। उनके लिए उनका विरोध वहां लगातार होता रहा है और इसीलिए पूरी द्रविड़ राजनीति, तमिलनाडु की राजनीति AIADMK और DMK के बीच ही घूमती रही है। ऐसे में जाहिर है कि जो बीजेपी की जो छवि है वो एक मनुवादी पार्टी की है। अभी वहाँ मनुस्मृति तमिलनाडु में इसीलिए जलाकर उसका विरोध भी किया गया। जो उसकी छवि है बीजेपी की वो आरक्षण विरोधी है, जबकि तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग को और दलितों को अच्छा खासा आरक्षण मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा देश भर में आरक्षण दिया गया है। तो एक राजनीति का मिजाज है तमिलनाडु की और उसमें बीजेपी अपने लिए
पैठ करना चाहती है, अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। और इसको रोकने के लिए जाहिर है कि वो तमाम दल, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता उनका विरोध कर रहे हैं। और इस तरह का जो गो बैक मोदी या गो बैक अमित शाह का ट्रेंड होता है, उसके पीछे यही राजनीति होती है, यही विचारधारा होती है। और वो नहीं चाहते कि एक और जो तमिलनाडु की राजनीति का विशेष लक्षण रहा है वो ये है कि वो उत्तर भारत की पार्टियों को अपनी जगह नहीं बनाने देते। कांग्रेस का इसीलिए ह्रास हुआ। इसी तरह से जो हिंदी थोपने वाले दलों के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि बीजेपी की बारे में छवि है कि वो हिंदी हिंदुस्तान की बात करती है और हिंदू मतलब सवर्ण अपर कास्ट। तो इसलिए उसको लेकर वहाँ पहले से ही विरोध रहा है। और ये विरोध इसी तरह से उनकी जो गो बैक अमित शाह का ट्रेंड हुआ है, उसके पीछे भी वही है। तो इस पूरी राजनीति को समझिए, इस राजनीति में बीजेपी अपने लिए कोशिश कर रही है, उसको समझिए। और वहाँ से वहाँ की जो राजनीति है वो किस तरह से इसका विरोध कर रही है, ये पूरी पिक्चर है। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तरह तरह की गोलबंदियां वहाँ होंगी, संघर्ष होंगे, विभिन्न दलों के बीच में विरोध होगा। और चूंकि अब जो द्रविड़ राजनीति का दौर है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, शिथिल पड़ता जा रहा है, तो उसमें भी नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वो किस तरह से इस बीजेपी की मुहिम को प्रभावित करेंगे, ये इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन से पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को रिहा किए जाने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ट्वीट किया कि भारत सरकार डीडीसी चुनाव में गैर बीजेपी दलों को हिस्सा लेने से रोक रही है। पीडीपी के बशीर अहमद को सुरक्षा का हवाला देते हुए पहलगाम में हिरासत में ले लिया गया था, जबकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को टैग करते हुए लिखा, नामजदगी का आज अंतिम दिन है। पीडीपी उम्मीदवार की रिहाई के लिए अनंतनाग के जिला कलेक्टर से बात की है। बता दें, इससे पहले पीडीपी की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी आरोप लगा चुके हैं कि गैर बीजेपी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा के नाम पर घरों में या होटलों में बंद कर दिया गया है। तो ये खबरें लगातार आ रही हैं कि जो भी गुपकार गठबंधन या गुपकार घोषणा से जुड़े हुए दल हैं, पीजीडीए से जुड़े हुए दल हैं और जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तब से उनके जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं कहीं सुरक्षा के नाम पर रखा जा रहा है, उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस पूरे चुनाव पर ही अब प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी और अमित शाह या मोदी जी ने सोचा था कि ये जो बाकी दल हैं सिवाय बीजेपी के, कांग्रेस को छोड़ दे, तो वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और एक पूरा खाली मैदान मिलेगा जिसमें बीजेपी अपने झंडे गाड़ देगी और इस तरह से इन दलों का वो सफाया कर देगी। लेकिन हुआ उल्टा, इन दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। हिस्सा लेने का फैसला ही नहीं कर लिया बल्कि आपस में गठजोड़ भी कर लिया, जिससे बीजेपी के सामने नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं कि अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। तो वो किस तरह से इस चुनाव को प्रभावित करे, किस तरह से इन दलों की जड़ें काटे, इन प्रत्याशियों को हारने का इंतजाम करे, उस कोशिश में उन प्रत्याशियों को वो जेलों में बंद करके रख रही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को भी सुरक्षा के नाम पर रोका जा रहा है, लेकिन बीजेपी का मामला बहुत सीमित है। तमाम जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनमें मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, कांग्रेस है, इनको ज़्यादा रोका जा रहा है और इन्हें चुनाव प्रचार करने में परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। तो ऐसे में जो चुनाव होंगे, उन चुनाव के नतीजे किस तरह के होंगे आप समझ सकते हैं। वो प्रभावित हो सकते हैं इस तरह से। और अगर ठीक ढंग से मतदान नहीं होता है, ठीक ढंग से
मतदाताओं को ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से प्रत्याशी खड़े हैं, तो ये उनके सामने भी एक असमंजस की स्थिति होगी, दुविधा की स्थिति होगी। तो केंद्र सरकार का नज़रिया आप साफ है कि वो चुनाव तो चाहती है, लेकिन अपने हिसाब से चुनाव चाहती है जिसमें उसे अपना राजनीतिक फायदा हो और दूसरों का नुकसान हो, और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था कर रही, जो कि जाहिर है कि एक ना तो लोकतंत्र के अनुरूप है और ना ही चुनाव प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाने की जो नियम कायदे हैं उसके अनुरूप है। अगली खबर लेते हैं। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए अवमानना मामले का सामना कर रहे कुणाल कामरा पर एक और अवमानना केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। कुणाल कामरा ने CJI SA बोबडे के खिलाफ ताज़ा ट्वीट 18 नवंबर को किया था। इस पर इलाहाबाद के एक वकील अनुज सिंह ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सहमति देते हुए लिखा कि ये ट्वीट पूरी तरह अश्लील और घृणित था। उन्होंने कहा कि ट्वीट से जानबूझकर CJI का अपमान किया गया है और उस सुप्रीम कोर्ट का भी जिसका वो नेतृत्व करते हैं। कामरा के खिलाफ अवमानना मामलों में 8 दिनों में अटॉर्नी जनरल की ये दूसरी मंजूरी है। इससे पहले 12 नवंबर को भी उन्होंने कामरा के खिलाफ एक अवमानना मामले को मंजूरी दी थी। तब उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद अर्णब गोस्वामी को जमानत दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां की थी। तो जो पहले टिप्पणियां की थी कॉमेडियन कुणाल कामरा ने, उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिला था। ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में लोग आए थे और बाहर भी देखा जा रहा था कि कमोबेश उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणियां की थी वो हालांकि अटॉर्नी जनरल ने उसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि वो अवमानना के दायरे में नहीं आती। हालांकि बहुत चुभने लायक टिप्पणी की थी और सीधे प्रहार किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का रवैया ही अपनाया था कि अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से प्राथमिकता के आधार पर उसके मामले को सुना गया, फिर उसको छोड़ दिया गया, तो जाहिर है कि पर्सनल लिबर्टी के नाम पर जो कुछ हुआ वो उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रश्न किए थे। कुणाल कामरा ने भी किया था, लेकिन उनका अपना अंदाज है, वो कॉमेडियन है, उन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से पेश किया था और शायद वो बात अटॉर्नी जनरल को लगी हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आती है और उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी हो। लेकिन इसके बाद अब जबकि कुणाल कामरा ने जो दूसरी टिप्पणियां की हैं वो निश्चित रूप से बैड टेस्ट में हैं और वो कुछ हद तक अश्लील भी मानी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो फोटो नत्थी किया अपने ट्वीट पर, उसमें वो कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि कतई सभ्य समाज में नहीं स्वीकार होते और ना ही माननीय अदालत को के बारे में इस तरह से टिप्पणियां स्वीकार की जा सकती हैं। वो बैड टेस्ट में तो था ही, और निश्चित रूप से इस तरह की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट का अपमान होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी अपमान होता है। इसलिए अगर इस पर अटॉर्नी जनरल ने राय अपनी दे दी है कि इस पर केस चलाया जा सकता है, तो अब वो केस चलेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन कुणाल कामरा ने एक जो लक्ष्मण रेखा लांघ कर अपना नुकसान किया है और एक कॉज जिसके लिए वो खड़े हुए थे, जिसके लिए उनकी वाहवाही हो रही थी, उन्हें शाबाशी मिल रही थी, अब बहुत सारे लोग उनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे, वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी। तो जब भी आप किसी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं या किसी इस तरह की इशू पर खड़े होते हैं, तनकर खड़े होते हैं, तो आपको अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है, लक्ष्मण रेखाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुणाल कामरा ने ये नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़े। अगली खबर लेते हैं। 2019 के अगली खबर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए हाथ पैर मार चुके तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर से इस मुहिम में जुटते जा रहे हैं। सियासत में केसीआर के नाम से चर्चित राव बीजेपी के खिलाफ देश भर के विपक्षी दलों को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के मुखिया केसीआर ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे बीजेपी विरोधी दलों के अलावा किसान संगठनों, मजदूर यूनियनों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं जिससे केंद्र सरकार को चुनौती दी जा सके। राव ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और कृषि कानूनों के मुद्दे को भी उठाया है और उन्हें इन उपक्रमों के कर्मचारियों और किसान संगठनों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। विपक्षी दलों में बीजेपी के एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर भी खासी चिंता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में ये पैटर्न 2024 से लागू हो, लेकिन विपक्षी दल इसके पूरी तरह से खिलाफ है। राव जल्द ही चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जाकर कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे। केसीआर इस सिलसिले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात कर चुके हैं। आगे की कड़ी में ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, स्टालिन, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती से वो मिल सकते हैं। केसीआर जानते हैं कि एनडीए लगातार कमजोर हो रहा है। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के इसका साथ छोड़ने के बाद सिर्फ जेडीयू ही उसमें राज्य स्तरीय दल बचा है। बिहार में मोदी के पूरा जोर लगाने के बाद भी लगभग 13,000 वोटों से ही एनडीए की जीत हो पाई है। आने वाले कुछ महीनों में बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कृषि कानूनों सीएए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर एक बार फिर से शोर शुरू होने वाला है। केसीआर जानते हैं कि कांग्रेस अब कमजोर पड़ गई है और वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी गठबंधन की अगुवाई कर सके, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं और ऐसे में ये दल ही बीजेपी से लड़ सकते हैं। तो केसीआर का ये जो अभियान है विपक्षी दलों को जोड़ने का और केंद्र में जो सत्तारूढ़ सरकार है बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने का, ये कुछ अधपका सा लगता है, कुछ जल्दबाजी वाला भी लगता है और कुछ अपनी राज्य की अपनी जो चुनौतियां वहां मिल रही हैं उनसे लड़ने के इरादे से भी किया गया लगता है। वो तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन है उनका और वहां पर बीजेपी अब अपने पैर जमा रही है और खुद केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस उसकी छवि बिगड़ती जा रही, क्योंकि केसीआर का जो एक तो शासन करने का तरीका लगभग वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो बहुत तानाशाही और स्वेच्छाचारी ढंग से शासन कर रहे हैं और साथ ही वो पूरा उनकी पार्टी वंशवादी रास्ते पर चली गई है। उनके पूरे खानदान के लोग सरकार पर काबिज हो गए हैं, पार्टी पर काबिज हो गए हैं। इसलिए एक धारणा ये बन रही है कि केसीआर वहाँ लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। तो हो सकता है ये पूरी कवायद उनकी अपनी छवि को चमकाने की कोशिश हो, राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करने की कोशिश हो। हालांकि उनका ना तो कद है, ना उनकी समझदारी ऐसी है और ना ही उनकी स्वीकार्यता ऐसी है राष्ट्रीय स्तर पर कि उनके कहने से सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे और मोदी के खिलाफ बिगुल बजा देंगे। तो ये एक समझने वाली बात है। केसीआर की अपनी सीमाएं हैं। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, कब कौन सी किस संभावना से क्या राह निकल जाए इसका पता नहीं रहता है। लेकिन जो सीमाएं हैं केसीआर की और जिस तरह का शासन वो तेलंगाना में दे रहे हैं उसने उनकी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बनाई है। कोई उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पाकिस्तान में सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। ये नियम इंटरनेट सर्विस देने वालों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। इन नियमों पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इंटरनेट यूजर्स और संस्थाओं ने नए नियमों को बेरहम करार दिया है। बता दें कि इमरान सरकार का जोर इस बात पर है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का इस्लाम विरोधी कंटेंट न चले और इसी को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह इस तरह की पोस्ट को रोकें जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के प्रति नफरत को बढ़ावा देती हो। इंटरनेट सर्विस देने वालों और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के इन्हीं बढ़ते कदमों के चलते गूगल, फेसबुक, ट्विटर ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो देश से बाहर निकल जाएंगी। पाकिस्तान में जो नए नियम कायदे आए हैं उनके मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट आया जो इस्लाम के खिलाफ हो
आतंकवाद, भड़काऊ भाषणों या अश्लीलता को बढ़ावा देता हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो तो इन कंपनियों को $3.14 मिलियन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत ये भी चाहती है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां उसके ही देश में अपने दफ्तर खोलें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए बने नए नियमों से वहाँ के लोगों के बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी और वो उसे एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनने को मजबूर करेंगे। तो इमरान खान का ये जो दांव है, दरअसल वो जो घरेलू राजनीति है उसमें अपने प्रभाव को बढ़ाने और कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश है कि इस्लाम का नाम लेकर वे इस सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इस्लाम के लिए चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर और उन्हें लगता है कि इस्लाम खतरे में है, इंटरनेट के आने से और भी खतरा खड़ा हो गया है, तो वो उस पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह, ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, ख़ासतौर से हेट स्पीच को लेकर। जिस तरह से ये कंपनियां हेट स्पीच को कंट्रोल करने में, काबू करने में नाकाम रही हैं, उसको लेकर पूरे यूरोप में, भारत में भी चिंता है और तमाम दुनिया भर में चिंता है और उस पर कैसे लगाम लगाई जाए इसकी कोशिशें भी चल रही हैं। और फेसबुक और गूगल जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं सोशल मीडिया की, उन पर बाकायदा दबाव बनाया जा रहा है। यूरोप में भी उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे यहाँ से जो बिजनेस करते हैं उसका टैक्स दीजिए और आप पर अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो दरअसल धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वो किसी लोकतंत्र के नाम पर नहीं कर रहे हैं, वो केवल हेट स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस्लाम से जुड़ा कोई कंटेंट ऐसा ना आए जो इस मुसलमानों को पसंद ना आए। अब ये बड़ा विवादास्पद विषय है कि कौन सा कंटेंट इस्लाम विरोधी है, क्योंकि ये अगर आप शरिया के से हिसाब से तय करेंगे तो इस लोकतांत्रिक दुनिया में वो नहीं चल पाएगा। तो अब ये देखना है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो विरोध हो रहा है इमरान खान के इन कदमों को लेकर, जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं, बहुत सारे यूज़र हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, धनार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी भी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चिंता का विषय हैं उन लोगों के लिए और निश्चित रूप से वो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उससे समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये इमरान खान का जो कदम है हो सकता है उनको पीछे खींचना पड़े। इन्होंने बहुत सोचा विचारा नहीं है, ना ही इन कंपनियों से बातचीत की है, इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के खिलाफ इस्लाम के नाम पर इमरान खान जिहाद छेड़ रहे हैं वो क्या आकार लेता है, किस राह पर आगे बढ़ता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा सुनिए सच, बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक sathindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।